गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आयोजित एक जनसभा में मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा का मानना है कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से इस पर अपना नजरिया साफ करने को कहा। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने सवाल किया कि 3 तलाक हटाने के कदम से उद्धव ठाकरे सहमत हैं या नहीं, राम मंदिर बनाए जाने से सहमत हैं या नहीं। साथ ही उद्धव ठाकरे से पूछा कि कॉमन सिविल कोड चाहते हैं या नहीं। शाह ने तंज कसते हुए कहा है कि उद्धव जी, आप 2 नाव पर पैर नहीं रख सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर अपना नजरिया साफ कर दीजिए, जिससे आपकी पोल खुद खुल जाएगी। को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान सहमत नहीं है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को बताए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, मुस्लिम आरक्षण जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि आज यह अध्यादेश दिल्ली के लिए आया है, कल बाकी राज्यों के लिए भी आएगा। हम रामलीला मैदान में इसी तानाशाही वाली सरकार को देश से निकालने के लिए आए हैं। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को अहंकारी करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, उनको बहुत अहंकार है। देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इसको ही तानाशाही कहते हैं। केजरीवाल ने एक चौथी पास राजा की कहानी सुनाई। बोले, इस कहानी में रानी नहीं है। इस दौरान उन्होंने नोटबंदी, फर्जी डिग्री का जिक्र भी किया। साथ ही बगैर नाम लिए अडानी और ब्रजभूषण केस को लेकर भी तंज कसा। केजरीवाल ने कहा कि राजा के एक दोस्त ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों से छेड़छाड़ की है। कपिल सिब्बल भी इस रैली में शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार पर संविधान का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ जन समर्थन जुटाने के लिए रैली का आयोजन किया गया, लेकिन सियासी जानकारी से 2024 के लिहाज से चुनाव अभियान की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। वो राजा अनपढ़ था, उसे लगता था मैं अगर अफसरों से पूछूंगा तो मेरी कमजोरी सबके सामने प्रकट हो जाएगी। अफसरों को लगेगा मेरे को कुछ आता नहीं है। अफसर जो मर्जी लेके आते थे वहां साइन कर देता था। वो धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल गया कि राजा अनपढ़ है, राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा बुरा लगने लगा, तो राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया। एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया, एमए की डिग्री का। और राजा बोला मैं एमए हूं, पर सच्चाई तो पूरे देश को पता थी, राजा तो अनपढ़ था। धीरे धीरे राजा अहंकारी भी होता गया, अहंकारी राजा और ऊपर से अनपढ़। जो मर्जी उस राजा के पास जाता और राजा से कुछ भी पास करा के ले आता। एक बार कुछ लोग गए, राजा को बोले जी नोटबंदी कर दो, नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा को कुछ समझ नहीं आया, राजा की खूब चमची मारी उन्होंने। राजा ने एक दिन शाम को टीवी पे आके 8 बजे नोटबंदी कर दी। पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया दोस्तों। लंबी लंबी बैंकों के सामने लाइनें लग गई, कई लोग मर गए, दुकानें बंद हो गई, रोजगार बंद हो गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई, पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के जबलपुर आगमन की तैयारियों का जायजा लेने जबलपुर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस को जनता इस बार इतना जितवाएगी कि कोई खरीद नहीं पाएगा। इस बार तपे हुए कांग्रेसियों को टिकट दी जाएगी। लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ऐसा
कहने में क्या जाता है, भाषण ही देना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि योजना के एक एक फॉर्म भरवाने में 1,000-1,200 रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा ओटीपी न मिलने से अभी भी बहनें भटक रही हैं। लाडली बहना 20 साल बाद याद है इनको, और एक एक फॉर्म भरवाने में 1,000 से 2,000 रुपये खर्च हुए लोगों के ऑनलाइन खर्चे में, फॉर्म भरवाने में। और यही नहीं है, ओटीपी नहीं मिल रहा है, भटक रही हैं महिला बहनें। तो ये केवल एक नाटक नौटंकी है। झूठ बोलने, आदतन झूठ बोलने की एक बीमारी होती है, उसका भी नाम आपको बता देंगे। ये बीमारी जैसी कि नरेंद्र मोदी जी को मेगलोमेनिया है। मेगलोमेनिया क्या होता है? मैं फोटो भी दूसरा का फोटो नहीं आना चाहिए, केवल उन्हीं का फोटो होना चाहिए। ये मेगलोमेनिया है। उस बजरंग बली की तुलना किससे की? बजरंग दल के गुंडों से। ये गुंडे बराबरी करेंगे बजरंग बली की? जो गुंडे तस्करी करते हैं अफीम की, जो गुंडे ISI पाकिस्तान एजेंसी के लिए खुफियागरी करते हैं, वो क्या बजरंग बली जी से करेंगे तुलना? माफी मांगना चाहिए नरेंद्र। प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे को लेकर मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि इससे पहले राहुल गांधी झूठ बोलकर जा चुके हैं, अब प्रियंका गांधी आ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी स्पष्ट करें कि कांग्रेस नेताओं का महिलाओं के प्रति नजरिया क्या है। उन्होंने PCC चीफ कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की महिलाओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उमंग सिंघार की पत्नी की खुदकुशी का भी हवाला दिया। अभी जबलपुर आ रही है प्रियंका गांधी। मुझे मीडिया के लोगों ने पूछा प्रियंका गांधी जी आ रही है, तो मैंने कहा प्रियंका गांधी जी आ रही है तो क्या हो जाएगा यहाँ आने से? राहुल गांधी भी आए थे, झूठ बोल करके चले गए थे। और प्रियंका गांधी अगर आ रही है जबलपुर के अंदर तो उनको पहले मध्य प्रदेश पूछना चाहता है, प्रियंका जी बताइए आपके नेताओं के महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण क्या है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत कर दी है। जबलपुर में इस दौरान उन्होंने 3 बड़ी घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने कहा है कि अभी महिलाओं के खाते में 1,000 की राशि भेजी जा रही है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3,000 कर दिया गया है। हालांकि यह राशि धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने दूसरी बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि लाडली बहना योजना के तहत अब 21 साल की उम्र की युवती भी इस योजना का लाभ उठा सकती है। तीसरी घोषणा में उन्होंने बताया है कि अब बुजुर्ग महिलाओं को भी प्रतिमाह 1,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। स्त्री और पुरुष में भेद ना रहे, बेटा बेटी में कोई भेद ना करें, इसलिए पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनी। बेटा और बेटी में भेद ना हो, बेटी को बोझ नहीं वरदान बनाने का प्रयास किया। बेटी की शादी बोझ ना बन जाए, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी आपको ध्यान है 2006-7 में हमने बनाई थी। फिर बहनें और सशक्त हो, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले स्थानीय निकायों के चुनाव में, इसलिए हमने 50% रिजर्वेशन दिया। उसके पहले मजदूर बहनों के लिए अगर वो बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देने का फैसला किया। संबल योजना बनी। खुरई में शनिवार को लाडली बहना योजना सम्मेलन का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। योजना का आयोजन पठार स्थित महाकाली टीन शेड में किया गया। इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुरई विधानसभा क्षेत्र की 6,931 लाडली बहनों के खाते में 6,09,31,000 रुपए डाले। वहीं भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में आज का दिन ऐसा दिन है जिस दिन महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा निर्णय लागू हो रहा है।
मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी भाजपा अपना जनाधार मजबूत करने के कई तरह के अभियान चला रही है। इस कड़ी में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने रविवार से टिफिन अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के करीब पहुंचना चाह रही है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी के अभियान पर तंज कसा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने रविवार को धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन भोज किया। कार्यकर्ता अपने अपने घरों से टिफिन लेकर पहुंचे थे। प्रदेश प्रभारी ने सभी के साथ मिल बांटकर भोजन किया। इस तरह का टिफिन भोज राजनांदगांव में भी होगा। इधर भाजपा के अभियान पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने तंज कसा है। ये है भारतीय जनता पार्टी टिफिन पॉलिटिक्स सत्ता में रहते कर लेते तो शायद वो कार्यकर्ताओं के बीच जो दूरी है वो दूरी नहीं बन पाती, क्योंकि सत्ता मिलने के बाद जिस ढंग से सत्ता का गुरूर था, घमंड था, कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का यह हसरा हुआ था। भाजपा के टिफिन पॉलिटिक्स पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राजनीतिक दल अपना जनाधार बढ़ाने इस तरह का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्यों संभागीय सम्मेलन कर रही है, शैलजा जी क्यों आ रही हैं छत्तीसगढ़, भाजपा एक्टिव हुई है इसलिए कांग्रेस के नेता घबराकर ऐसा बयान दे रहे हैं। ऐसा कोई दूरी नहीं है। कांग्रेस क्यों अपने संभागीय सम्मेलन कर रही है, शैलजा जी क्यों आ रही हैं, तो ये राजनीतिक दल अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार इस प्रकार के काम करते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो एक्टिव हुई है उससे कांग्रेस परेशान हो गई है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि अब उनकी कुर्सी हिल रही है और बीजेपी आने वाली है, और इसलिए उनके मंत्री, मुख्यमंत्री उल जलूल बयान दे रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसके कार्यकर्ता बड़े मायने रखते हैं। कार्यकर्ता ही चुनाव में मेहनत करके पार्टी को आगे ले जाते हैं। चुनाव के पहले भी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है। ऐसे में भाजपा नेतृत्व का कार्यकर्ताओं से टिफिन भोज के जरिए संपर्क की भी अपनी भूमिका है। ये बात अलग है कि इसके प्रभाव की परीक्षा चुनाव के बाद होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ की रिपोर्ट। और चलिए अब बात कर लेते हैं विकास का गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का विकास कर रही है। मात्र 1 वर्ष में ही इन कृष्ण कुंज हरियालियों का केंद्र बनने लगा है। वहां लगाए गए हरे भरे वृक्षों ने आकार लेना शुरू कर दिया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश का नगरीय निकाय क्षेत्र हरा भरा हो, इसी मंशा को आगे बढ़ाते हुए सीएम भूपेश बघेल ने जन्माष्टमी के अवसर पर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित कृष्ण कुंज में स्वयं वृक्षारोपण कर कृष्ण कुंज जैसी महत्वाकांक्षी योजना की पूरे प्रदेश में शुरुआत की। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 162 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हमारे बहुत ही जो ऐसे वृक्ष जिसे हम प्राकृतिक रूप से बहुत पवित्र भी मानते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, जिसमें बरगद है, पीपल है, आंवला है, कदम है, ऐसे वृक्ष के भी यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो विलुप्त प्राय हमारे पेड़ हैं, जिसमें गुलर है, पलास है, नीम है, तूत है, आंवला है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसका भी, उन पौधों का भी वृक्षारोपण हम लोग करेंगे। देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर में करोड़ों वृक्ष हैं, लेकिन ये जो पौधारोपण कृष्ण कुंज में किया जाएगा इसका विशेष महत्व है। परंपरागत और सांस्कृतिक महत्व के जितने पौधे रोपण किए जाएंगे, उसके साथ साथ जीवन उपयोगी पौधे भी रोपित किया जाएगा। वन विभाग को ये दायित्व सौंपा गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से इसका क्रियान्वयन हम लोग कराएंगे। वृक्षारोपण में यदि वृक्षों के प्रकार की बात की जाए तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने वाले, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले चंदन, रुद्राक्ष, बरगद, पीपल, कदम्ब जैसे वृक्षों का रोपण शामिल है। कृष्ण कुंज में आम, इमली, बेर, गंगा इमली, जामुन, सहतूत, तेंदू, चिरौंजी, अनार, केथा, नीम, पलाश, बेल, आंवला जैसे
फलदार वृक्ष भी लगाए गए हैं। कृष्ण कुंज योजना के तहत प्रदेश में अब तक 169 नगरीय निकायों में लगभग 224 एकड़ रकबा में 55,781 पौधों का रोपण किया गया है। कृष्ण कुंज राज्य सरकार की ये अच्छी योजना है। यहाँ पे हरे भरे पौधे हैं, सुबह सुबह टहलने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हरे भरे पौधे, ऑक्सीजन की, ये भी ऑक्सीजन भी बोला जाता है इस जगह को, और बड़े बुजुर्गों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। प्रदेश के निकायों में स्थापित कृष्ण कुंज में 55,000 से ज्यादा सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जो आने वाले समय में आकर्षक उद्यान बनेंगे। साथ ही ये पौधे लोगों के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक साबित होंगे। INH न्यूज ब्यूरो।